होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जीवन अपना गुजार रहे होंगे अच्छे से, है ना? अब देखिए दोस्तों, आपके हम पीरियोडिक टेबल का अध्ययन कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक क्या-क्या देख लिया? पीरियोडिक टेबल में हमने लगभग सब कुछ चीज़ें देख ली हैं। अब हम पीरियोडिक टेबल की जो हम अध्ययन कर रहे थे, वो कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में आपका किसका? जो आपके पीरियोडिक टेबल है, उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल की विशेषताओं में कल जो हमने अध्ययन किया, यानी जो कल का वीडियो था, उसमें हमने अध्ययन किया परमाणु आकार के बारे में। अब देखते हैं परमाणु आकार का पीरियोडिक टेबल पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, क्या-क्या उसमें अपवाद हैं, है ना? पीरियोडिक टेबल में क्या-क्या अपवाद होंगे परमाणु आकार को लेके और कुछ विशेषताएँ और होंगी जो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा इंक्लूड करूँगा जो कि आपके परमाणु आकार के साथ-साथ क्या होंगी रिलेटिव चलेंगी। क्लियर है ना? अब देखिए, आपको धीरे-धीरे पढ़ो चाहे बिल्कुल आप है ना, धीरे-धीरे आप सबका अध्ययन करो लेकिन आप कंप्लीट अध्ययन करो उसका। चाहे बिल्कुल हमारा सिलेबस बिल्कुल धीरे-धीरे चले लेकिन कंप्लीट चलना चाहिए। हमें एक-एक बारीक-बारीक चीज़ आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन्स का कोई पता नहीं है कि कब और कहाँ से बन जाए। शुरुआत करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल की और पीरियोडिक टेबल में जो आज आपके विशेषता रहेगी, वो क्या रहेगी वो देखिए। हम परमाणु आकार के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे, वो करेंगे कि परमाणु आकार की वजह से आपके आवर्त सारणी में क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आपका जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा परमाणु आकार परमाणु आकार और परमाणु आकार को मैंने क्या बोला था? त्रिज्या, त्रिज्या भी बोल सकते हैं, का आवर्त सारणी पर प्रभाव। आज का आपका ये टॉपिक रहेगा। परमाणु आकार को हम पढ़ चुके हैं। परमाणु आकार के बारे में हमने सब कुछ देख चुके हैं। अब देखिए आपके परमाणु आकार की वजह से आपके आवर्त सारणी जो है उस पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारी जो आवर्त सारणी है, इधर आपको दिख जाएगी आपकी आवर्त सारणी। आपकी जो आवर्त सारणी है, उसमें अगर मैं ऊपर से क्या चलता हूँ, नीचे चलता हूँ। अगर मैं आपकी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आता हूँ, तो क्या प्रभाव होगा? तो क्या होगा? क्वेश्चन बनता है ना आपका यही, तो क्या होगा? और अगर मैं बाएं से किधर जाता हूँ, दाईं ओर जाता हूँ, अगर मैं बाईं ओर से किधर जा रहा हूँ, दाईं ओर जा रहा हूँ, तो क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? ये दो ही क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन इसमें हम देखेंगे अपवाद भी देखेंगे, क्या क्या अपवाद होते हैं। तो देखिए आपकी जो आवर्त सारणी है कुछ इस प्रकार से है लीना की रब से फरियाद, इधर हो जाएगा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है ना? इसके बाद आपके इधर से शुरुआत हो जाएगी उसकी, है ना? फिर ये आपका एफ ब्लॉक आ जाए, डी ब्लॉक सॉरी ये डी ब्लॉक हो जाएगा, ये आपका पी ब्लॉक आ जाएगा। क्लियर है ना? इधर आपका हीलियम आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा? हीलियम आ जाएगा। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस प्रकार से आपका चलेगा। क्लियर है? तो मैं लिख भी देता हूं आपको आपकी सुविधा के लिए। देखिए ये हो गया आपका हालिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटे ने कार स्कूटर मांग लिया पापा से, पापा से कार स्कूटर तो मांगे आया ना आपने भी। क्लियर है ना? अब देखिए इधर आपके दर्शाएंगे, ये मैंने बताया था आपके आवर्त सारणी हम किस प्रकार से बनाते हैं। ये आपके इधर दर्शाएंगे, है ना? ये आपके आ जाएंगे शक्ति वक्र मन फेकोनी, शक्ति वक्र मन फेकोनी, कुंजन। यह आपका आ जाएगा वाय जर्नब, मोद तकरीर है, पढ़ एजीसीडी। क्या पढ़ रहा है वो? एबीसीडी नहीं पढ़ रहा, वो एजीसीडी पढ़ रहा है। इसके बाद आ जाएगा आपका ला हफ्ता, डब्लू रे, वरना उस
आयरन रॉड से पिटाई और होगी। इसके बाद आ जाएगा आपका AC, रफ, डब, सग, भग, मत। AC, रफ, डब, सग, हंस, मत। भग, मत, हंस। भग, मत, हंस क्या आएगा आपका? भग, मत, हंस, डस, रग, कन। इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद आपके ए ब्लॉक आ जाएगा, है ना। ये आपका इधर से आपके पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये आपका क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा इधर से। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला में नहीं है। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? कार्बन फैमिली आ जाएगी। कहे, सीता जी, सुनो, प्रभु, फल दो। इसके बाद आ जाएगा आपका नाना पापा, नाना पापा असलम, सब बीमार, MC। इसके बाद आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो, लव। इसके बाद आपका फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई अंटी TS। इसके बाद आपका जो हीलियम है वो आपका इधर आ जाएगा। ईना, नीना और करीना। एक्स रे OG। ये आपकी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है। एफ ब्लॉक को मैं नहीं लिख रहा हूं। अब समझिए परमाणु आकार का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ऊपर से किधर आ रहा हूं? नीचे, और बाएं से किधर जा रहा हूं? दाएं, तो अब इस परमाणु आकार का अवसानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका एक परमाणु संख्या 1, ये 3, ये 11 और ये आपके हो जाएगा 19, ये आपका 35, 9 8 37 हो जाएगा। अब इसमें 18 और जोड़ दीजिए आप, इसमें 32 जोड़ देना, ये आपका निकल जाएगा। 18 जोड़ेंगे तो ये 55 हो जाएगा आपका, और इसमें 32 जोड़ेंगे तो ये 87 हो जाएगा आपका। क्लियर है? हो गया ये आपका। इसका 1, इसका 2, इसका 3। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपका 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। इधर ऊपर से अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो क्या होगा, और बाएं से अगर मैं दाएं जा रहा हूं तो क्या होगा, या फिर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या होगा, या फिर मैं दाएं से किधर आ रहा हूं? बाएं आ रहा हूं। दाएं से मैं किधर आ रहा हूं? बाईं ओर आ रहा हूं तो क्या होगा। देखिए अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मैं ऊपर से कहां पर जा रहा हूं? नीचे, तो परमाणु आकार में क्या होगी? वृद्धि होगी। परमाणु आकार में क्या होगी? आपके वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि, यानी परमाणु आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें कोषों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। कोषों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब देखिए समझिए आप कोषों की संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है। देखिए हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसमें एक प्रोटॉन होगा। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी आपके? 1। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1। मैं ऊपर से नीचे की बात कर रहा हूं। प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, तो देखिए ये आपका नाभिक हो गया। नाभिक में आपके प्रोटॉन आ गया, एक प्रोटॉन आ गया, और इसके फर्स्ट इसके ऑर्बिट, इसकी ये ऑर्बिट हो गई। इस ऑर्बिट में क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन आ गया आपका। एक क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आ गया भाई साहब। चलिए ये हाइड्रोजन का क्या बन गया? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये किसका बन गया? आपका हाइड्रोजन का। अब बात किसकी करते हैं? लिथियम की। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसमें 3 तो प्रोटॉन। लिथियम की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन कितने? 3। इलेक्ट्रॉन भी कितने आपके? 3। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका नाभिक हो गया। ये इसकी पहली कक्षा। पहली कक्षा में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। किस फॉर्मूले से पता चलेगा? 2n² से। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक ये भर दिया मैंने, एक ये आपका भर दिया, बच कितना गया? 1। तो कौन सी कक्षा में आएगा?
दूसरी कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा भर दिया। ये किसका हो गया? लिथियम का। अब आगे देखिए किसका? सोडियम का। परमाणु क्रमांक 11। ये आपका नाभिक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये भर दिया मैंने, एक ये भर दिया। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। भाई देखिए इससे निकाल लेंगे ना कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2n यहाँ पर कक्षा है, पहली कक्षा में ये आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर किया 1, 2 से गुणा किया 1, 2, तो कितने आ गए आपके 2। दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, इससे निकाल लेंगे ना हम। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, 8 भर देते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 और आपका 8। अब बच कितना गया इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है सोडियम का? देखिए परमाणु क्रमांक 11, यानी प्रोटॉन की संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। कितने इलेक्ट्रॉन भरनी है हमें टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने भर चुके हैं? 8 ये भर दिए, 2 ये भर दिए, 10 भर दिए, बच कितने गए? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इन तीनों से समझाता हूं आपका। देखिए ये आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका लिथियम का, ये आपका सोडियम का। हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए गौर करके, आप इसको गौर करके देखिए, बिल्कुल गौर करके देखना इन सबको, बिल्कुल एक एक कतरा भी आपको अपनी नजर का एक एक कतरा भी दूर नहीं करना है, सबको गौर करके देखना है। इसको मैंने गौर करके देखा, इसमें कक्षक कितने हैं? इसमें कोष या कक्षक कहते हैं, कितने हैं? 1। भाई ये 1 में तो आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ही तो इसके पास, 1 भर दिया। लिथियम की बात करते हैं, इसमें कितनी है? इसमें आपका देखिए कितनी है, 1 ही हो गया और 1 ही हो गया, यानी इसमें के कोष कितने हैं? 2। इसमें देखिए 1, 2 और आपका 3, इसमें कितने हो गए? 3। इसी प्रकार इसमें बढ़ते जाएंगे नीचे। अगर परमाणु की संख्या बढ़ रही है, परमाणु की संख्या बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है और प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ी रही है, देखिए इसमें 1, इसमें 3, इसमें 11, इसमें 19, इसमें 37, इसमें 55, इसमें 87। अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 37 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 55 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें आपका 87 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये उदासीन ही तो है, जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 कोष बना, 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 कोष बना, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोष बना, और इसमें बढ़ जाएंगे कोष, जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या हो जाएगा? कोष बढ़ जाएंगे। जब ये कोष बढ़ रहा है तो देखिए हाइड्रोजन का आकार तो इतना सा था, हाइड्रोजन का आकार आपका इतना था, लिथियम का आकार बढ़ गया, फिर सोडियम का उससे भी ज्यादा हो गया, और आपका पोटेशियम का और भी ज्यादा हो जाएगा, रुबेडियम का और भी ज्यादा हो जाएगा, सीजियम का आपका और भी ज्यादा हो जाएगा, फ्रांसियम का और भी ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए कहने की बात क्या है, अगर मैं और सारणी में ऊपर से क्या आता हूं, नीचे की ओर आता हूं, तो क्या क्या बढ़ रहे हैं? कोषों की संख्या बढ़ रही है, और क्या हो रहा है? आपका परमाणु आकार भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए आप, ये तो समझ आ गया ना कि ऊपर से अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो क्या होगा? कोष बढ़ेंगे आपके, और क्या होगा? परमाणु आकार भी आपका बढ़ेगा। चलिए आगे देखिए अब समझिए, अब इसका विपरीत देख लेते हैं। अगर मैं नीचे से जा रहा हूं ऊपर की ओर, किधर जा रहा हूं मैं? नीचे से किधर जा रहा हूं? ऊपर की ओर। तो क्या होगा भाई? कोषों की संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। ऊपर से जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, जैसे ही मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो आपके कोषों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके घट रही है। तो नीचे से अगर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो आकार क्या होगा? घटेगा। आकार क्या होगा? घटेगा। और अगर मैं ऊपर से किधर आ रहा हूं? नीचे, तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आकार क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? ये दोनों चीजें समझ आ गई आपके? तो देख बात करते हैं किसकी? इसकी। अब बात करते हैं कि मैं अगर बाएं से, देखिए ये मेरा ये मेरा राइट हैंड है तो ये दायां भाग हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये कौन सा भाग हो गया? बायां। तो ये आपका बायां भाग हो गया, ये आपका बायां भाग हो गया है, ये दायां भाग हो गया। ये तो आप जानते ही होंगे कि ये इधर का बायां है और वो दायां है। अगर मैं बाएं से किधर जा रहा हूं? दाईं ओर जा रहा हूं,
बाईं ओर से अगर मैं दाईं ओर जा रहा हूं तो क्या होगा, देखिए अभी आप इधर देखिए, हाइड्रोजन है, ये बेरिलियम है, ये लिथियम है ना। इसको देख लेते हैं पहले, इसी को देखते हैं। हाइड्रोजन लिथियम है आपका और आपका बेरिलियम है, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्लियर है। इसमें अपवाद भी होगा, मैं आपको बताऊंगा, अपवाद वगैरह सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना करो आप, समझिए आप। अब आप देखिए, इसमें 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बढ़ गया, ये 2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 1 इलेक्ट्रॉन, 3 बनने हैं ना, 3 बना दिए। अब बात किसकी करते हैं, बेरिलियम की, इसमें 4, इसमें कितने आ जाएगा 4, तो 4 बनाने हैं, 4 भर देंगे। ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये 2 भर दिए, बच कितने गए इसके पास 2। क्लियर है, ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, ये आपका लिथियम का हो गया, ये आपका बेरिलियम का हो गया। अब बात करता हूं मैं बोरोन की, 5 कितने हैं 5, ये आपका नाभिक, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, बच कितने गए इसके पास 2 भर दिए, तो बच कितने गए 3, ये 3 भर दिए मैंने। अब देखते हैं कार्बन की, भाई 6 परमाणु क्रमांक, पहली कक्षा में 2 भर देंगे, दूसरी कक्षा में 4 आ जाएंगे आपके। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, अगर नाइट्रोजन की बात करता हूं, इसमें 7 भरने हैं, तो देखिए पहली कक्षा में 2 भर दिए, दूसरी कक्षा में 5 भर देंगे। इसी प्रकार कीजिए, ये लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये बेरिलियम का है, ये आपका बोरोन का है, ये आपका बोरोन का है, ये कार्बन का है, ये नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का भी ऐसा ही बनेगा, फ्लोरीन का भी आपका ऐसा बनेगा, नियोन का भी आपका ऐसा ही बनेगा। देख लीजिए, इसमें 8 भरने हैं, पहली कक्षा में हम 2 भर सकते हैं, दूसरी कक्षा में इसके कितने बच जाएंगे 6, तो ऑक्सीजन के 6 बना देंगे, भर देंगे। इसका 9 है, इसमें पहले में 2 भर देंगे, बच गए कितने 7, तो 7 भर देंगे। इसका कितना है 10 है, पहली में 2 आ जाएगा, दूसरी में 8 भर सकते हैं, तो 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए, लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियोन, ये सब हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बाईं तरफ से दाईं ओर जा रहा हूं, तो इसमें कोषों की संख्या बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही। अगर इसमें कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही, कोषों की संख्या अगर कोषों की संख्या इसमें क्या हो रही है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। क्लियर है। तो परमाणु आकार भी क्या होगा आपका, समान ही होगा। परमाणु आकार भी क्या होगा इनका, समान ही है। देख लीजिए, इसका भी समान है, इसमें भी 3 एक ही वो आ रही है आपकी, 1 2 2 सेल आ रही है, इसमें भी 2 सेल्स आ रही है, इसमें भी 2 सेल्स, इसमें भी 2 सेल्स, इसमें भी 2 सेल्स, इसके में भी 2 सेल्स, इसके में भी 2 सेल्स, इसके में भी 2 सेल्स। क्लियर है। अगर कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही तो परमाणु का जो आकार है वो भी क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन आपने ये चीज देखी होगी, पढ़ी भी होगी, आपने अध्ययन किया होगा इस चीज का, कि आवर्त सारणी में अगर मैं बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा हूं तो जो आपका परमाणु आकार है वो क्या होता है, घटता है। तो उसका कारण क्या है, अभी तो हमने यहाँ पर देखा कि ना तो परमाणु आकार घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, लेकिन हम ये बोलते क्यों हैं कि अगर मैं बाईं ओर से दाईं ओर जाता हूं तो परमाणु आकार आपका क्या होगा, घटेगा। तो देखिए, उसी चीज को देखना है हमको, उसी चीज को समझना है। अब आप देखिए इधर, अब आप इसको देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक विशेषता और पढ़नी पड़ेगी, जो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, हल्की सी चीज उसके बारे में मैं कल भी बता चुका हूं। अब देखिए आप, वो विशेषता क्या है, एक प्रभाव होता है नाभिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसके बारे में देखिए, कल भी मैं बता चुका हूं, आज भी मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं जेड से, और ये होता है जेड इफेक्टिव, इसलिए इसे बोलते हैं जैफ। क्या बोलते हैं,
जैव। समझिए अब आप कि प्रभावी नाभिकीय आवेश दर्शाते किससे हैं? जैव से। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव यानी जैव। ये पूरा इफेक्टिव है, मैंने शॉर्ट में लिखा है जैव। जैव, जेड डबल ई, जेड ई डबल एफ, जैव। क्लियर है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको समझिए आप। देखिए ये आपका परमाणु है, ये आपका कोई परमाणु है, ये इसका परमाणु का नाभिक हो गया। ये इसकी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, ये सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये इसकी थर्ड ऑर्बिट हो गई, ये आपकी इसकी फोर्थ ऑर्बिट हो गई। अब देखिए ये क्या कह रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है उसको समझिए। नाभिक का, इस नाभिक का, इस ये जो है इस नाभिक का इस परमाणु की बहानतम कक्षा, इस परमाणु की बहानतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उन पर जो है नाभिक एक आकर्षण बल लगाता है। देखिए इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है आपका ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इस नाभिक के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होते हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब आपका कोई भी चार्ज एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन है यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये आउटर सेल में आपका इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्षा, इसको संयोजी कक्षा भी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इस केंद्रक के पास, इस नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज है। कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, कूलॉम्स का फर्स्ट लॉ, कि जब भी कोई एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। अगर ये एक समान समान चार्ज होने पर उन पर प्रतिकर्षण लगता है और विपरीत चार्ज होने पर आकर्षण लगता है। तो यहाँ पर कैसे चार्ज है, विपरीत चार्ज, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये खींचेगा। इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक अपनी ओर खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक अपनी ओर खींचेगा। और जब ये खींचने पे इसमें कुछ आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, इस आकर्षण बल के प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। दोबारा से देखिए एक बार और, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आकर्षण बल के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इसको खींचेगा अपनी ओर। इसके खींचने की क्षमता, इसके खींचने की क्षमता नाभिक के अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आप एक चीज और समझिए इसमें, ये नाभिक है, इस नाभिक के सबसे पास जो कक्षा है, जैसे कि आप इस प्रकार से समझ लीजिए इस चीज को, ये एक आपके क्लासरूम है, यह आपके एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में ये बीच में आप बैठे हुए हो, ये आप बीच में बैठे हुए हो, इसके भी आपके जो साइड में है ये पहली लड़का या लड़की बैठी हुई है। ये आप लड़के हो तो आप पॉजिटिव मान लेता हूं, आपको लड़के हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और ये लड़की है यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पहली लड़की हो गई, ये दूसरी लड़की हो गई, ये तीसरी लड़की हो गई, ये आपके चौथी लड़की हो गई। अब आप मेरे को बताइए आपका किस लड़की पर प्रभाव अच्छा रहेगा, आपका किस लड़की पर अच्छा प्रभाव रहेगा। तो आप कहोगे कि मेरे पास ये लड़की है, मेरे सबसे नजदीक कौन सी लड़की है, ये, यानी इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। ऐसे समझ लीजिए, लड़की का उदाहरण लेके बता रहा हूं। आप लड़के हो पॉजिटिव, लड़की नेगेटिव, कोई भी लड़की बुरा ना समझे, समझा रहा हूं ओनली बस। ये आपका नाभिक पॉजिटिव यानी कि आप लड़के पॉजिटिव, लड़की आपके इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। ये पहली लड़की है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये आपकी फोर्थ नंबर की लड़की है। आपसे मैं पूछता हूं कि आपका प्रभाव किस लड़की पर सबसे अधिक रहेगा। तो आप कहोगे सर जी मेरे पास तो ये लड़की बैठती है तो मेरा प्रभाव इस पर अधिक होगा। इसके बाद मैं पूछता हूं इससे जो थोड़ा कम है वो किस पर रहेगा, आपने कहा सर इस पर रहेगा, दूसरी लड़की पर, फिर तीसरा इस पर, सबसे कम इसमें। यानी कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर होते जाएंगे हमारा प्रभाव, नाभिक के प्रभावी आवेश क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें देखिए सबसे अधिक प्रभाव इस पर रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रहेगा, फिर इसके बाद इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर रहेगा, इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन पर रहेगा, इसके बाद सबसे कम इधर रहेगा। यानी कि जैसे ही हम नाभिक से दूर होंगे नाभिक के प्रभावी आवेश क्या होता है, हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। क्लियर है।
और आपका ये जो आपका नाभिक के प्रभावी आवेश होता क्या है, नाभिक के द्वारा जो अपनी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ आ गया आपको, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश समझ आ गया। चलिए अब देखिए अब आप समझ जाओगे इस चीज को। अब आपसे मैं दोबारा से इसमें कुछ पूछता हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 3, इसमें 11, इसमें 19, इसमें 37, इसमें 55, इसमें 87। इसका कोष बन रहा था कुछ ऐसे, इसका कोष में इसमें कोषों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए इसमें अगर कोषों की संख्या बढ़ रही है, जैसे कि ये आपका नाभिक है, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये आपका तीसरा कोष, ये आपका चौथा कोष, ऐसे ही बन रहा है ना। इसमें नीचे से ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब मेरे को आप बताइए कि जो आपका जैप है, जो आपका जैप है यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो सबसे कम किस में होगा, इसमें, सबसे अधिक किस में होगा, इसमें। तो अब हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। ये तो इसकी ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन इस पर तो सर्वाधिक होगा, जैप क्या होगा इस पर, सर्वाधिक। फिर इसमें थोड़ा और कम रहेगा, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें और कम, इसमें सबसे कम। यानी जैसे जैसे आपके कोषों की संख्या बढ़ती है, जैप का मान क्या होता है, घटता है। जैप का मान क्या होता है, घटता है। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं कि जो आपका परमाणु आकार है, जो आपका परमाणु आकार है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, जैप का। जैप का क्या होता है, परमाणु आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ गया, इसमें जैप का संबंध समझ आ गया आपको। अब इसमें देखते हैं जैप का संबंध। इसमें क्या है कि परमाणु अगर आकार आपका बढ़ रहा है तो जैप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर जैप बढ़ रहा है तो परमाणु आकार बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें समझिए आप, बाएं से दाएं में जो जा रहे हैं उसमें देखना है हमें। जैप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहां पर लिथियम आपके, ये लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। लिथियम का 3, तो इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका बेरिलियम का हो गया, ये 2, और इसके बाद ये 2। इसके बाद ये आपका बोरोन का हो गया, ये 2, और ये आपके 3। क्लियर है। इतना ही समझ लीजिए, इतना ही देख लीजिए, उससे ही समझ आ जाएगा आपका। देखिए अब आप जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं, कोषों की संख्या क्या है, समान। कोषों की संख्या क्या है, समान। अब देखिए आप, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3। बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और केंद्रक में प्रोटॉन कितने हैं, 3। तो ये 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आवेश लगाएंगे। तो ये अपनी ओर खींचेगा। क्लियर है, इसको अपनी ओर खींचेगा। इसमें कितने प्रोटॉन, देखिए समझिए आप, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अगर आपका इसमें 3 प्रोटॉन हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन पर ये 3 प्रोटॉन अपना क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन पर आपका ये 3 जो हैं प्रोटॉन वो बल लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, जैप। वो क्या कहलाता है आपका, जैप। तो यहां पर जैप देखिए, यहां पर 3 है, 1 है, इस पर बल लगा रहे हैं। अब इस पर देखिए आप, यहां पर कितने हैं, 4, और यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 5, और यहां पर कितने हैं, 3। अब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, तो जैप का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैप का मान बढ़ जाएगा, यानी कि इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। यानी ये परमाणु आकार को क्या करने की कोशिश करेगा, छोटा करने की कोशिश करेगा, छोटा करने की कोशिश करेगा। तो जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं, बाएं से किधर जाते हैं,
दाईं ओर जाते हैं तो आपका क्या होता है, जैब का मान में क्या होती है, जैब के मान में यानी नाभिक के प्रभावी आवेश के मान में वृद्धि होती है। और जब जैब के मान में वृद्धि होगी आकार में क्या होगी, कमी। आकार में क्या होगी, कमी। तो आपको समझ आया कि आकार, पहले देखा हमने कि परमाणु जो संरचना है वो तो बिल्कुल समान है, कोषों की संख्या समान है, लेकिन जैब का मान में क्या आ रहा है, परिवर्तन। जैब का मान बाएं से दाएं जा रहा है तो जैब का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? तो ये समझ आ गया नाभिक के प्रभावी आवेश। तो बाएं से अगर हम दाएं ओर जाएंगे तो जैब के मान में वृद्धि होगी, जिसके कारण आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बातें कि हाँ पीरियोडिक टेबल में और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन अब देखिए, अब आते हैं इसमें अपवाद। अब क्या आते हैं इसमें, अपवाद। अब इसमें आएंगे क्या, आपके अपवाद। तो टॉपिक डाल लीजिए दूसरा आप, अपवाद। अपवाद समझिए अब आप इसमें अपवाद नंबर 1 देखिए। अब आप अपवाद नंबर 1, हाइड्रोजन हीलियम। अगर मैं बाएं से दाईं ओर जा रहा हूं, बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा हूं तो परमाणु आकार क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि जो आपका हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, किससे, हाइड्रोजन से। हीलियम का जो ये आपका हीलियम है इसका परमाणु क्रमांक आपके हाइड्रोजन से क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्वेश्चन बनता है क्यों, तो उस क्यों को ही समझना है। अब आप देखिए, यह आपका हाइड्रोजन, यह आपका क्या है, हाइड्रोजन, यह आपका हाइड्रोजन है। एक दूसरा हाइड्रोजन लिया हमने, दोनों ने साझेदारी की और आपका एक बंध बनाया। दोनों ने साझेदारी की और क्या बनाया, एक बंध बनाया। उस बंध को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। एकल, कल बताया था ना आपको मैंने, एकल सह संयोजी बंध। जिसे भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, वो प्लीज कल का जो वीडियो है प्ले लिस्ट में जाना, उसमें आ रहा होगा परमाणु आकार, उसमें क्या आ रहा होगा, परमाणु आकार। परमाणु आकार में देखना, मैंने ये सब कुछ बता रखा है। हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के बीच बंध बनता है कौन सा, एकल सहसंयोजी बंध। और हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के नाभिकों के, इस बंध बन गई, ये बंध बन गया, इसके नाभिकों के बीच की दूरी d, और इस दूरी का अगर मैं आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, d/2, या ये क्या निकल जाएगी, इसकी त्रिज्या। ये समझ आ गया, हाइड्रोजन की त्रिज्या समझ आ गई। अब कल ही हमने देखा था कि जो आपका हीलियम है, जो आपका हीलियम है, ये आपका हीलियम, ये आपका हीलियम, ये इसका नाभिक, ये इसका नाभिक। हीलियम, हीलियम आपने एक चीज पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, देखा भी होगा, नहीं पढ़ी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, मैं आपके उसके बारे में अध्ययन भी कराऊंगा कि जो आपका परमाणुओं के बीच में भी क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है, अंतराणविक बल पाया जाता है, जिसकी वजह से दो परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से क्या नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। वो कभी भी एक दूसरे से क्या नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। तो इस हीलियम ने इस पर बल लगाया और ये इसकी तरफ चल गया, इसने इस पर बल लगाया, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनको जितना पास आना चाहिए था वो ये आ गए, वो ये आ गए, दोनों पास आ गए। और इनके जो केंद्रक है, इनका जो न्यूक्लियस है, उनके जो बीच की दूरी d है, अगर मैं उसका आधा कर देता हूं तो मेरे को कौन सी त्रिज्या प्राप्त होती है, वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल त्रिज्या। कल का लेक्चर देखिए इसको समझने के लिए। अभी मैं इसको तेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कल अच्छे से समझा चुका हूं कि वंडरवॉल त्रिज्या क्या होती है, एकल सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है। हीलियम व हीलियम जितनी भी आपकी अक्रिय गैसें हैं उन सबके मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, वॉन्डरवॉल बंध पाया जाएगा। जब इनके मध्य में वॉन्डरवॉल बंध पाया जा रहा है तो त्रिज्या भी कौन सी पाई जाएगी, वॉन्डरवॉल त्रिज्या पाई जाएगी। अब इसकी त्रिज्या
कौन सी त्रिज्या हो गई? सहसंयोजी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या वॉन डेर वाल त्रिज्या। अब देखिए इसकी अगर मैं त्रिज्या ज्ञात करता हूं तो देखिए इसकी त्रिज्या, इसकी जो दूरी है वो यहां से यहां तक है, लेकिन इसकी दूरी क्या है? यहां से यहां तक, यानी इसकी दूरी क्या है? अधिक, इसकी दूरी कम है। कल भी मैं बता चुका हूं कि जो आपकी वॉन डेर वाल त्रिज्या है, वॉन डेर वाल त्रिज्या, वो अधिक होती है सहसंयोजी त्रिज्या से। वो क्या होती है? अधिक होती है सहसंयोजी त्रिज्या से। क्लियर है? और सहसंयोजी त्रिज्या के कारण ही वॉन डेर वाल त्रिज्या अधिक है, सहसंयोजी त्रिज्या क्या है? कम है। तो देखिए इसका आकार कम होगा, त्रिज्या कम है तो इसके आकार भी कम होगा, और इसकी त्रिज्या अधिक है तो इसका आकार भी क्या होगा? अधिक होगा। इस त्रिज्या के कारण ही आपका हीलियम का आकार आपके हाइड्रोजन के आकार से क्या होता है? अधिक होता है। तो अपवाद नंबर 1 समझ आ गया आपको? क्लियर है? चलिए अब डालिए आप अपवाद नंबर 2। दूसरा भी आपको समझ आ जाएगा, इससे रिलेटेड है। दूसरा भी आपका इससे रिलेटेड है। दूसरा जो अपवाद है वो आपका इसी वॉन डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या से ही रिलेटेड है। देखिए अब आप हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक पर आ जाइए, ये सॉरी पी ब्लॉक पर आ जाइए। अब आप, ये पी ब्लॉक है आपका पूरा। अब देखिए ये आपका बोरोन, ये कार्बन, ये आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आपका नियोन। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो परमाणु आकार क्या होगा? घटेगा। तो सबसे कम किसका होगा? नियोन का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन सबके मध्य सहसंयोजी बंध ही पाया जाता है, जबकि नियोन के मध्य क्या पाया जाता है? वॉन डेर वाल बंध। और इसकी जब वॉन डेर वाल बंध पाया जाएगा तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी? अधिक होगी। वॉन डेर वाल त्रिज्या सहसंयोजी त्रिज्या से क्या होती है? अधिक होती है। तो इन सबके मध्य तो सहसंयोजी त्रिज्या है, इसके मध्य क्या है? वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है? नियोन का सर्वाधिक होता है, इसके बाद बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। यह आपके आकार का एक्चुअल क्रम होता है। क्यों? क्योंकि नियोन के मध्य कौन सी त्रिज्या पाई जाएगी? वॉन डेर वाल त्रिज्या। और वॉन डेर वाल त्रिज्या आपके सहसंयोजी त्रिज्या से क्या होती है? अधिक होती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म, इन सबके मध्य आपका कौन सा बंध पाया जाएगा? वॉन डेर वाल बंध पाया जाएगा। तो ये आपका अपवाद नंबर 1 और अपवाद नंबर 2 थे, जो किससे जुड़े हुए हैं? वॉन डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या से। वॉन डेर वाल त्रिज्या के कारण ही आपके जितनी भी अक्रिय गैस हैं उनका आकार इन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अपवाद नंबर 3 की। अब बात करते हैं हम अपवाद नंबर 3 की। देखिए अब तक आपने जो भी पीरियोडिक टेबल पढ़ी है उसमें कभी आपने ये नहीं पढ़ोगा, यही पढ़ोगा कि ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो आकार में क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जा रहा हूं तो क्या हो रहा है। अब देखिए अपवाद नंबर 3। अपवाद नंबर 3 देखिए, अपवाद नंबर 3 में देखिए ये आपके डी ब्लॉक का ये आवर्त है, चौथा आवर्त है ना, ये चौथा आवर्त पीरियोडिक टेबल का, फोर्थ आवर्त। इसमें डी ब्लॉक को देखिए, शक्ति वक्र मन फेकोनी कुंजन। देखिए इसमें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो आएगा आखिरी कक्षा में वो आएगा D1 में, इसका D2 में, इसका D3 में, D5 में। मैं बताऊंगा क्यों। D6 में, D5 में ही आएगा, D5 में, D6 में, D7 में, D8 में, D10 में और इसका भी D10 में। देखिए अब आप पहली चीज तो ये समझिए कि सर इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन D1 में आ गया, इसका D2 में आ गया, इसका D3 में आ गया, तो क्रोमियम जो आपका है उसका D5 में क्यों आया? D4 में आना चाहिए ना। मैंने कहा सही है बेटा, लेकिन इसमें क्या होता है कारण इसका कि जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो वो क्या होता है आपका 2s2 4s, ये कितना है 4, 2s2 4s4। अब देखिए कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने आप को स्थायित्व प्राप्त कराना चाहता है,
वो अपने आप को क्या कराना चाहता है, स्थायित्व प्राप्त कराना चाहता है। तो इस परमाणु के स्थायित्व के दो नियम होते हैं, दो कारण होते हैं। एक तो पूर्ण भरित अगर आपका परमाणु है तो वो भी कैसा है, स्थायित्व है। और एक अर्ध पूर्ण भरित अगर आपका परमाणु अर्धपूर्ण भरित है, वो भी क्या है, आपका स्थायित्व है। तो अब डी ब्लॉक में हम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 10। ये मैं आपको बताऊंगा जब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, इस चीज को आप टेंशन ना लो। अभी आप इतना समझिए कि ये अपवाद होते हैं, क्रोमियम और आपका कॉपर, ये दोनों क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, ये भी आपका स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा। क्यों? ये क्या करते हैं कि जो ये एस कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्थायित्व इसमें 5 आने चाहिए, 10 आने चाहिए, तो इसका आधा 5, यानी कि अर्धपूर्ण भरित कितना होगा, 5। तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपने आप को क्या कर लेता है, अर्धभरित कर लेता है। इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार ये 10 है, इसमें 9, इसमें आपका एस से ये 1 ले लेगा, एस से क्या कर लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसमें ये 10 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो ये आपको क्या कर लेगा, पूर्ण भरित कर लेगा। क्रोमियम और आपका कॉपर ये दोनों क्या है, अपवाद है। ये आपको अच्छे से तब समझ आएगा जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। इसमें अपवाद क्या है कि मैं इसको अपवाद की श्रेणी में क्यों रख रहा हूं, डी ब्लॉक वाले इस आवर्त को। देखिए, होना तो ये चाहिए कि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो परमाणु आकार घटना चाहिए, लेकिन देखा क्या जाता है कि इनका जो आकार है वो तो क्या है, पहले क्या होगा, छोटा होगा, फिर जो इनका आकार है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और जो इनका आकार है वो क्या रहेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम सिंपल वे में देखें तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आकार घटना चाहिए, लेकिन ये छोटा हो रहा है, ये बराबर हो रहा है, ये बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, इसका आपके कारण क्या है, तो इस चीज को समझिए। 3 चीजें निकलेगी, इसमें से तीनों को समझना है आपको। ये आपका कोई भी नाभिक है, ये आउटर शेल हो गई एटम की, क्लियर है। ये आपके इसके इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉनों पर जो आपका नाभिक बल लगा रहा है उसे हम बोलते हैं नाभिक के प्रभावी आवेश यानी जैफ। ये तो समझ आ गया। अब जैसे जैसे जैफ का मान बढ़ेगा परमाणु आकार छोटा होता जाएगा, लेकिन जब आपका इसकी इंटरनल जो सेल्स हैं इनमें अगर आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, किसमें, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर, इसमें मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पावर रखेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पावर रखेंगे तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यानी समान चार्ज पर क्या लगेगा, आपका प्रतिकर्षण लगेगा, ये एक दूसरे को बाहर करने की कोशिश करेगा। इस कारण ये इस ब्लॉक के कारण यानी कि इस इनर सेल के कारण, आंतरिक कक्षा के कारण, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन और जो ये बाह्य इलेक्ट्रॉन है अगर इनकी संख्या बराबर है, तो परमाणु का आकार कैसा रहेगा, बराबर। क्योंकि ये और ये आपका दोनों बराबर है, मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, ये इस पर बल लगा रहा है, ये जैप और आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अगर बराबर हैं तो जैप इस पर बल लगा रहा है, जैप इसको अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है। जैप क्या कर रहा है, जैसे कि आप इस प्रकार से समझिए, आपको इस प्रकार से समझाएगा। कैसे समझाऊं मैं आपको बताता हूं। मेरा ये हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हाथ एक तो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, इसको जल्दी से अपनी ओर खींच लेगा, क्लियर है। ये दूर खड़ा है तो कम, थोड़ा और कम लगाएगा। ये ज्यादा दूर खड़ा है तो इसका जो प्रभाव है इस हाथ पर वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जैप बोलते हैं। अगर ये है, ये अपना जैप है, ये आपका जैप है,
और ये आपका बाह्य कक्षा है और ये आपकी इनर कक्षा है। ये आपकी बाह्य कक्षा है, ये आपकी इनर कक्षा है। ऐसे समझ लीजिए, ये आपकी, अगर मेरा हाथ बंद है तो ये आपकी क्या है, बाह्य कक्षा, आउटर सेल है, और ये अगर हाथ खुला है तो ये क्या है, इनर सेल। अगर ये जैप और इनर सेल, जैप और इनर सेल क्या हो जाए एक दूसरे के बराबर, तो क्या मेरा परमाणु आकार बढ़ेगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को पीछे की ओर भगाएंगे। दूर भाग रहे तू, ऐसे कहेंगे चल रहा है दूर भाग, अपनी ओर से दूर भाग, दूर भगाएंगे तो इसका आकार बढ़ेगा। लेकिन जब जैप और ये, जैप और आपका जो आपका ये इनर सेल है, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, जैप की और ये इलेक्ट्रॉन जो बल लगा रहे हैं इनकी संख्या बराबर होगी, तो क्या आकार बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना बल ये लगा रहा है, 5 थप्पड़ मैं इस गाल पे मार रहा हूँ किसी दूसरे के पे, 5 इस पर मार दिए, तो दोनों बराबर हो गए ना, दोनों बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हैं तो आकार क्या रहेगा? बराबर, परमाणु का आकार बराबर रह गया। पहली कंडीशन समझ आ गई। दूसरी कंडीशन समझिए, मैं बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, अभी बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। दूसरी चीज समझिए, अब आप दूसरा समझिए, अगर जैप का मान अधिक है, जैप का मान अधिक है और जो आपकी इनर सेल है उसका मान क्या है, कम है, तो क्या होगा, जैप अपनी ओर खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, जब जैप का मान अगर अधिक रहेगा तो परमाणु आकार क्या हो जाएगा, कम, परमाणु आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। अगर जैप का मान कम है और ये इनर सेल का मान अधिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, तो क्या हो जाएगा, आपका आकार बढ़ जाएगा। तो इसी कारण जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जैप क्या क्या होता है, आपका कम होता है, जैप क्या होता है, कम, और जो है आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं इनर सेल में वो क्या होते हैं, अधिक। यहाँ पर बराबर होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर क्या होते हैं आपके, कम। समझ आ गया? अब आप समझिए एक चीज को, जब ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा रहे हैं तो इस बल को बोलते हैं परिरक्षण बल, परिरक्षण बल, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जब ये इनर सेल वाली जो इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, इस बल को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, नाभिक, नाभिक को जो ये सेल बचा रही है, इस बाह्य कोश को नाभिक के द्वारा ये बाह्य सेल के जो इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, इनको ये सेल बचा रही है, इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव अगर, अब आप समझिए यहाँ पर, अगर परिरक्षण प्रभाव आपका कम है, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, अगर आपका परिरक्षण प्रभाव क्या है, कम है, तो जैप क्या हो जाएगा आपका, अधिक, जैप क्या हो जाएगा, अधिक, जैप क्या हो जाएगा, अधिक। और जब जैप अधिक हो रहा है तो परमाणु आकार कम हो जाएगा। अगर परिरक्षण प्रभाव और जैप क्या है, बराबर, तो आकार भी क्या रहेगा, बराबर। और अगर जैप का मान कम है और परिरक्षण प्रभाव का मान क्या है, अधिक है, तो इनका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेनली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आकार घटना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, और इस अपवाद का मेन कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव और आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्लियर है? अब नंबर 4 देखिए आप क्या है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अपवाद नंबर 4 बता रहा हूं मैं आपको, समझा रहा हूं अपवाद नंबर 4 क्या है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे और सारणी में आकार बढ़ना चाहिए। देखा हमने स्कैंडियम, यट्रियम, लाफ्नियम और आपका एसी जो है आपका, है ना, एक्टिनाइड, इनका आकार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो आकार बढ़ना चाहिए। इसमें तो बढ़ गए, लेकिन जब हम यहाँ पर आए टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम में जब आए तो हमने देखा कि हमारे हिसाब से तो आकार क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बढ़ना जब चाहिए तो सबसे अधिक जो आकार होना चाहिए वो, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, इनकी, हाफनियम का होना चाहिए, उसके बाद जिरकोनियम का, फिर टाइटेनियम का। क्लियर है? लेकिन होता क्या है कि जो आपका जिरकोनियम है और हाफनियम है उसका आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। उसका भी कारण क्या है, आपका परिरक्षण प्रभाव ही उसका कारण है। यही आप इसमें भी देखोगे, यही आप आयोडीन एस्टेटिन में भी देखोगे,
ये एंटीमनी विस्मित में भी देखोगे, टेलोनियम और आपके पोलोनियम में देखोगे। क्लियर है? इन सब में आप ये देखोगे। तो ये आपके क्या है? अपवाद हैं। ये चारों अपवाद समझ आ गए? ये पीरियोडिक टेबल के क्या हैं? अपवाद हैं। परमाणु आकार का क्या प्रभाव पड़ता है मैंने आपको बता दिया। अगर मैं दोबारा से देख लीजिए 1 मिनट सब कुछ। अगर मैं परमाणु सारणी में नॉर्मली ऊपर से नीचे आऊंगा तो आकार बढ़ेगा, जैप का मान कम होगा। जैप और परमाणु आकार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब आप देखिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो आकार घटेगा सामान्य रूप से। अपवाद नंबर 1, हाइड्रोजन का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन हीलियम का क्या है? बड़ा। कारण वॉन डेर वाल्स त्रिज्या व संयोजी त्रिज्या। क्लियर है? यही कारण इनमें होगा आपका। इसके बाद मैंने ये तो बता ही दिया आपको, ये मैंने आपको बता दिया इफेक्टिव कि आपका जो आपका सेल्टिंग इफेक्ट है और आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है, जैव परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय प्रभावी आवेश, इनके बारे में मैं बता ही चुका हूँ। इनके कारण इसमें क्या हो रहा है? अपवाद आ रहे हैं। तो इन अपवादों को आप समझ चुके होंगे। क्लियर है? चलिए, आज की आपका ये वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये क्लास आपको, ये सेशन जो है आपका, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को मेरे को